बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं माई स्टडी कैंप के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। तो बच्चों, आज कल मैंने जैसा कि पोलिंग वगैरह करवाई थी आप लोगों से, और आप लोगों से पूछा था कि कौन सा टॉपिक आप करना चाहते हैं। जिस टॉपिक पर राउंड अबाउट 132 वोट्स थे वो था DNA। सो आई डिसाइडेड टू प्रेजेंट यू। ओके, तो बच्चों आज हम इस लेक्चर में एवरीथिंग अबाउट DNA पढ़ेंगे। क्या है, क्यों है, फंक्शन, स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, हर चीज सिवाय इसकी कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो, और कुछ जो इसका रेप्लिकेशन मेथड है वो हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात आ जाती है कि डीएनए है क्या बेसिकली। तो आई वुड से इट इज अ बायोमोलेक्यूल। क्या है ये? इट इज अ बायोमोलेक्यूल। ठीक है बच्चों, कॉपी पेंसिल साथ रखिएगा, हर बात नोट कीजिएगा। सेकेंड थिंग, ये पॉलीमर है। यू नो व्हाट इज पॉलीमर? आपको पता है पॉलीमर क्या होता है? काफी सारे मोनोमर्स जब मिलते हैं, मोनोमर्स आप यूं समझ लें, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने चेन देखी हुई है? ज्यादातर बच्चों ने चेन देखी होगी। तो देखा होगा आपने, वो इस तरह के यूनिट्स को मिला के बनती है। ठीक है, ओवल शेप यूनिट्स होते हैं ज्यादातर, जिनको मिलाकर एक चेन बनती है। तो हम इन ओवल शेप स्ट्रक्चर को बोलेंगे मोनोमर, और उनसे बनने वाली जो चेन है हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर। बिल्कुल वैसे ही डीएनए काफी सारे मोनोमर्स से मिलकर बनता है। उन मोनोमर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके अलावा ये किस हेडिंग में फॉल करते हैं, यानी अगर हम इनका नेचर देखें तो बेसिकली हम इनको किन मॉलिक्यूल्स में पढ़ रहे होते हैं, तो वो है बेसिकली न्यूक्लिक एसिड। व्हाट? न्यूक्लिक एसिड। सो पहले हम थोड़ी सी न्यूक्लिक एसिड पे डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली न्यूक्लिक एसिड खुद क्या है। तो हम सबसे पहले इसकी डिस्कवरी पे बात करेंगे बच्चों। अच्छा, चूंकि मैं आदी नहीं हूँ इस तरह के बोर्ड्स पे लेक्चर देने का, तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा इश्यू आएगा। ठीक है, इट इज़ क्वाइट टफ। ठीक है, आप सब जानते होंगे, आइडिया होगा बच्चों को। ठीक है, तो मेरा काम है आपको डेटा प्रेजेंट करना और आपको आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करना, मैं वो करूँगा। ठीक है। अच्छा, ये न्यूक्लिक एसिड जो था उसको डिस्कवर किया है एफ मिशर ने। किसने? एफ मिशर ने। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसने इसको डिस्कवर किया कब है? 1869। बच्चा, आपको पता है 1869 कौन सा दौर था? अभी क्रोमोसोम डिस्कवर नहीं हुआ, अभी मेंडल का काम जस्ट मार्केट में आए हुए को 4 से 5 साल हुए थे, तब बेसिकली न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया गया था। तो याद रखें, क्रोमोसोम के डिस्कवर होने से पहले न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हो चुका था। नेक्स्ट थिंग, अच्छा, अब न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ते क्यों हैं? इसकी एटामोलॉजी क्या है? नेक्स्ट हेडिंग इज एटामोलॉजी। आई थिंक सो वाई आएगा, ये चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये आपके कंसर्न नहीं है, एक टर्म होती है। तो हम आगे चलते हैं सीधे सीधे। ठीक है बच्चों, न्यूक्लिक जो वर्ड निकला है ये हमने न्यूक्लिन से लिया है। चूंकि हमें ये सबसे पहले जो जिस साइंटिस्ट ने जब इसको डिस्कवर किया था मिशर ने, तो उसने इसको पस सेल के अंदर, पस सेल के न्यूक्लियस के अंदर, किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर पाया था इसको। उसके अलावा ये जो स्पर्म सेल थे फिश के, उसके न्यूक्लियस में भी पाया गया था, लेकिन चूंकि हमारी बुक में पस का जिक्र है तो हम उसी को लेकर चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बच्चों, आप सब बच्चों ने लेक्चर लेने के बाद अपने अपने प्रोविंस की बुक जरूर रीड आउट करनी है। ठीक है मेरे बच्चों, उसमें से काफी हद तक आपकी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर देनी है, कॉन्सेप्ट आपका कोई नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आपने उसको रीड आउट करना है। चूंकि ये न्यूक्लियस से डिस्कवर हुआ था, न्यूक्लियस में पाया गया था, तो हम इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लिन। न्यूक्लियस से न्यूक्लिन। और इसका नेचर क्या है बच्चों?
its nature is acidic. You know what is acidic? Which can easily donate a proton. ठीक है, इसके अलावा भी कई डेफिनेशंस है, लेकिन हम जो बेसिकली लेकर चलते हैं वो क्या है? एसिड की डेफिनेशन कि इट कैन इजीली डोनेट अ प्रोटॉन। मैं आपको बता चुका हूं कि जो इसके ये एक पॉलीमर होता है बेसिकली, और इसके मोनोमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अभी हम न्यूक्लियोटाइड पे बात करते हैं, ठीक है? जारी बात है डीएनए है चाहे आरएनए। अच्छा, एक और बात याद रख ले, मुझे याद आ गया। अभी चूंकि हम बात सिर्फ डीएनए पे करेंगे, लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो है ना, क्या? न्यूक्लिक एसिड ये हमारे पास इसमें दो डिवीजन होती हैं। एक होती है आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक होती है डीएनए। डीएनए बेसिकली इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली है इसकी कॉम्पोजिशन पे, ठीक है? कि बेसिकली ये कंपोज किस चीज का बना होता है, ठीक है? कॉम्पोजिशन आपको पता है ना कि क्या होती है। तो हम कॉम्पोजिशन ऑफ बेसिकली हम यहाँ पर कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए पढ़ रहे हैं, लेकिन आरएनए की भी वही होती है, एक्सेप्ट वन थिंग, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बच्चों? तो बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपके पास नाइट्रोजनस बेस। क्या? नाइट्रोजनस बेस। सेकंड इज फॉस्फोरिक एसिड। And the third one is, and the most important one, you can say it is the backbone, that is pentose sugar। पेंटोज को पेंटोज क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है मेरे बच्चों? अच्छा, अब हमने अलहदा इनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर इसकी बेसिकली केमिस्ट्री को डिस्क्राइब करेंगे। तो इसकी केमिस्ट्री को, यानी न्यूक्लिक एसिड जो है, इसकी केमिस्ट्री को डिस्क्राइब करने वाले इंसान का नाम भी आना चाहिए जिसने इसकी बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन की थी। आपको आप पढ़ने वाले बच्चे हैं सब, आप सबको पता है व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, वो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उस साइंटिस्ट का नाम था PA11A। व्हाट इज दैट? PA11A। स्पेल में तो शायद थोड़ी मिस्टेक हो, लेकिन आप एक दफा चेक कर लीजिएगा, ओके बच्चों? नेक्स्ट थिंग इज, हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में मैंने आपको बताया कि 3 चीजें होती हैं बच्चों। कितनी? हमारे पास न्यूक्लिक एसिड में कितनी चीजें हैं बच्चों? 3 चीजें हैं। पहली हमारे पास मैंने आपको बताया है बेसिस होती हैं। बेसिस के बारे में हम जरा बाद में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि वो एक लेंथी टॉपिक है, ठीक है? आपके पास मैं सबसे पहले आपको बना के दिखाता हूं जो पेंटोज शुगर यूज होनी है ना, पेंटोज शुगर। तो बेसिकली जो पेंटोज शुगर यहां पर यूज होती है, दैट इज डीऑक्सी राइबोज। एक बात तो क्लियर है कि ये राइबोज शुगर है। राइबोज में कार्बन कितने होते हैं बच्चों? कितने कार्बन होते हैं राइबोज में? सब बच्चे नीचे कमेंट डाउन करें, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मैं उसका आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं। वो होता है यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है? आप सब बच्चे सोचेंगे कि सर ने 4 कार्बन क्यों बनाया, 5वां किधर गया? तो बच्चों ये रहा आपका 5वां कार्बन। तो आप देख सकते हैं कि 5 कार्बन हो गए पूरे, ठीक है? अब हम इसके ऊपर जो एसेसरी कह सकते हैं, जैसे हम मोबाइल की एसेसरी लेते हैं, वैसे ये कुछ ग्रुप्स होते हैं जो हमने अटैच करने होते हैं, तो वो हम कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? अच्छा, यहाँ पर ना मैंने आपको एक चीज बतानी है जो आपने रट लेनी है, ठीक है? पानी की तरह रट लेनी है। अब ये जो चीज है ना, कार्बन नंबर 2, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है? अगर तो यहां पर हाइड्रोजन है, अगर यहां पर हाइड्रोजन है तो ये बनेगा डीएनए।
DNA, और अगर यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है तो ये बन जाएगा RNA, राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। अच्छा, इनमें एक बेस का भी फर्क आता है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इतना नोट डाउन कर लें जो कि जरूरी है आप लोगों के लिए। तो ये आप याद रखिएगा कि अगर तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो तो फिर क्या है, ये राइबोज शुगर, और अगर ऑक्सीजन ना हो तो फिर क्या है, डीऑक्सी राइबोज। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अच्छा, पेंटोज शुगर में और कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, वो आपको ये बताना है कि जो आपके पास ये कार्बन है ना, कार्बन नंबर 1, यहां पर आगे जुड़ेगी नाइट्रोजनस बेस। क्या नाइट्रोजनस बेस कहां पर जुड़ रही है, मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे। वो जुड़ेगी आकर 1 कार्बन पे, और जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, वो आकर यहां पर अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, आगे मैं जब इसको न्यूक्लियोटाइड्स बनाऊंगा तो आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि यार डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज बेसिकली क्यों होता है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि स्टोन्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। आपस में उनकी कॉइलिंग क्या हो जाती है, इजी। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा ये भी कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बेसिकली होता क्यों है। अच्छा, अब वही बताने लगा, बल्कि मैं आपको यहां पर आ गया फॉस्फेट। अब इसको फॉस्फेट कह लें, फॉस्फोरिक एसिड कह लें, आप इसको फॉस्फेट ग्रुप कह लें, कुछ भी कह लें, चीज ये एक ही है। बच्चे कई दफा मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर ये अलग अलग तो नहीं है, तो मेरे शहजादों ये अलग अलग नहीं है। अब मैंने यहां पर 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं किया, जबकि फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। ठीक है, ये होता है। अब यहां से भी हाइड्रोजन गायब है, यहां से भी हाइड्रोजन गायब है। ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एंट्री का पॉइंट है। ये क्या पॉइंट है, एंट्री का पॉइंट है, इसको आपने रट लेना है। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये डीएनए को नेगेटिव चार्ज इंपार्ट करता है, इसकी वजह से डीएनए इज नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों ने रट लेना है, ये बात आपको भूलनी चाहिए नहीं। अच्छा, नेक्स्ट बात हमारे पास आ जाती है आपके पास जी, अल्लाह भला करे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वह है नाइट्रोजनस बेसिस। उनके ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता बच्चों, उनको आप लोगों ने ना ध्यान से देखना है सबने, ये आप सबको रटी होनी चाहिए। इनके अंदर इनका स्ट्रक्चर आप लोगों को रटा होना चाहिए, ये मस्ट है। उसकी भी वजह मैं आपको बता दूं कि वो क्वेश्चंस अक्सर आपसे इस बारे में कर लेता है, तो इसको करने का है वैसे तो ट्रिक्स कोई नहीं है, लेकिन अभी नहीं, अभी चूंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो अगर मैं वो चीज़ बताने लगा तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए अभी मैं इसको ये याद रखने का जो ट्रिक है वो अभी आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको जब नेक्स्ट टाइम न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ज़रूर करवाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको इतना याद कर लेते हैं कि जो बुक पे स्ट्रक्चर लिखा है आपको उसकी प्रैक्टिस कम अज़ कम भी 10 से 15 टाइम करनी है, ये मिनिमम है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज एडीनीन। अच्छा, इसमें मैं आपके साथ एक और भी शेयर करूंगा, लेकिन वो होती है क्या उसको कहते हैं, डिवीजन, लेकिन वो अभी नहीं, वो मैं अभी आपके साथ आगे करता हूं। एडीनीन, तो आपके पास पहली जो नाइट्रोजनस बेस मैंने बनाई है वो कौन सी है, एडीनीन। सेकेंड वन इज, बल्कि कंपेयर करते हुए चले, ठीक है, अभी आप कंपेयर करते हुए चलें, बाकी मैं आपके साथ चीज़ें और भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आप इसको कंपेयर करते हुए चलें। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट वाली जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों जो चीज़ आपने इसमें याद करनी है वो तो एक है इसका स्ट्रक्चर, दूसरा ना आपने जो ये वाला नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, ये ग्रुप याद रखना है। ये वो ग्रुप है जो जाके कार्बन नंबर 1 पे राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर का मैंने कार्बन 1 पे बताया ना, वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लगनी है, तो वो किसके थ्रू लगनी है, वो इसके थ्रू लगनी है बच्चों। ये बात आप लोगों को रटी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम ना हम ये करेंगे कि जो
स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी ड्रॉन होंगे ना, हम उनको प्रिंट करेंगे ताकि आपका टाइम बचे। मैंने आज सोचा था लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं हाथ से बनाऊंगा तो बच्चों को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि मतलब अगर हमें याद हो सकते हैं तो फिर बच्चे क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चे अक्सर इसके ऊपर स्किप कर जाते हैं और इसको इग्नोर कर जाते हैं। अच्छा, आपको मैं भी एक मज़े की चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर नंबरिंग भी देख लें, मुझे याद आ गया। जो नंबरिंग होती है ना, इसके अंदर ये जो प्यूरीन्स होते हैं, ठीक है, जो प्यूरीन्स में है ना नंबरिंग, वो ऐसे होगी कि 1 2 3 ये वाले नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट होती है। 4 5 6 7 8 एंड 9। सिमिलरली हम कलर चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, अभी प्यूरीन्स क्या होते हैं, मैंने एक नई टर्म यूज की है, वो क्या होते हैं वो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करता हूं, पहले मैं कंप्लीट कर लूं। ठीक है बच्चों, मैं बेसिकली इसी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा था आपसे। अगेन लेट्स चेंज द कलर एंड लेट्स टेक रेड। आगे हम चलते हैं तो आगे, अच्छा इसका नेम रह गया, सॉरी। तो ये है आपके पास गवारीन। क्या है ये? गवारीन। अच्छा, गवारीन के बारे में एक और एमसीक्यू आपने याद रखना है कि इसको आप समझ लें कि ये किंग है। आपने इसको किंग से याद रखना है कि किंग क्या है, गवारीन है। क्यों? क्योंकि इसको हम सबसे बड़ी बिगेस्ट जो आपके पास नाइट्रोजनस बेस है, हम इसको कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी नाइट्रोजनस बेस कौन सी है इनमें से? गवारीन है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज साइटोसिन। व्हाट इज इट? साइटोसिन। ठीक है, NCN एंड डबल बॉन्ड हाइड्रोजन। अच्छा, आप देखें दोबारा यहाँ पर फिर हाइड्रोजन लगा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों के, ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन ये आपको हर में मिलेगा, चाहे आप कोई भी बनाते हो। बाकी सब में कोई ना कोई चेंज हो जाएगा, पॉसिबल है, लेकिन इधर नहीं चेंज होता। उसकी वजह है क्योंकि यहाँ से उसने क्या करना है, अटैच करना है। अच्छा, ये डबल बॉन्ड है, इसको मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जो नंबरिंग है वो आपने गौर से देखनी है। नंबरिंग इधर थोड़ी सी चेंज है, पहले हमने यहाँ से की थी ना, अब यहाँ से नहीं करनी, अब यहाँ से करनी है। 1 और एंटी क्लॉकवाइज चलना है, 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग आप लोगों ने रट लेनी है। उसकी वजह ये है कि मैंने आगे आपसे एक बड़ा मजे का आपको क्वेश्चन करवाना है जो गालिबन आपने पहले नहीं किया होना। तो जब आप वो करेंगे ना, तो वहां पर नंबरिंग यूं कह लें कि मगज का काम करेंगी, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहां पर क्या होगी आपके लिए, नंबरिंग। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद हमारे पास ये है साइटोसिन। व्हाट इज इट? इट इज साइटोसिन। देन मैं इसी के साथ आगे बनाता हूं ताकि आप कंपेयर कर सकें कि बाकियों में क्या फर्क है। अच्छा, ये वैसे बुक पे भी बने हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते थे, लेकिन मैं खुद बना रहा हूँ, तो आप इनको एक दफ़ा देख लें। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बनानी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है, इनके बारे में जो जो मेरे जहन में क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ओके डबल बॉन्ड एंड हियर इट इज अ सिंगल बॉन्ड। अच्छा, आप सबको एक जो क्वेश्चन तंग करेगा वो ये कि सर आपने इसको कैसे रट्टा लगाया। आप देखें, ये दोबारा आ गया, तो फिर कमेंट डाउन कर दें कि सबसे इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन कौन सा है पायरिमिडीन्स में और प्यूरीन्स में कितना नंबर है उसका। दोनों बच्चे दोनों का बताएं। प्यूरीन्स होती हैं एडिनिन और गवारीन, और पायरिमिडीन्स होती हैं साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन। ठीक है, थायामीन याद रखना वाई होता है यहाँ पर, अगर आई आ गया तो ये एक अमीनो एसिड हो जाएगा। हम यहाँ पर वाई की बात करेंगे, ये आप नोट डाउन कर लें कि अगर वाई आया तो क्या है और अगर आई आया तो क्या है। ठीक है, नंबर कौन सा होता है ये अभी आप नीचे कमेंट डाउन करें सब बच्चे कि इंपॉर्टेंट 3 नाइट्रोजन का नंबर कौन सा होता है। ठीक है, ये हो गया। दिस इज बेसिकली क्या है, ये यूरासिल आपके डीएनए में कोई हेल्प नहीं करता, बेसिकली इट इज एन आरएनए। ठीक है, ये आरएनए बेस, ये आपकी आरएनए के अंदर मौजूद होती है, ना कि उसके अंदर जीएनए में। ठीक है बच्चों, एंड द नेक्स्ट वन इज
थायमीन। ठीक है, आपने याद रखना है, अगर तो आए आ गया तो क्या हो जाएगा, वो बेसिकली एक अमीनो एसिड होगा, ना कि वो ये क्या बोल रहे हैं नाइट्रोजनस बेस नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, यूरेसिल में और इसमें कितना फर्क है ये देखें, सिर्फ इस जगह में फर्क है। CH3 आता है यहाँ पर नहीं आता। देखें यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर भी देखें ये फिर आ गया। ये नहीं आपकी जान छोड़ने वाला, ये बिल्कुल मेरी तरह है आप लोग को इंशाल्लाह सक्सेस तक छोड़ के आएगा ये भी। 1 2 3 4 5 6 एंड इट्स डन, इट्स ऑल डन। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने MCQ बार बार बोला है वो ज़रूर लिख लीजिएगा। थायमीन, जो ये Y है ये क्या है, NB। अगर यहाँ पर I आ गया तो फिर क्या होगा, अमीनो एसिड। यहाँ तक मैं आपको ओवरऑल इसकी पूरी बायोकेमिस्ट्री नहीं बता चुका, अभी मैंने जस्ट आपको जो एक्सप्लेन किया बच्चों, ये है उसके तीनों कंपोनेंट्स का स्ट्रक्चर। तो अभी मैं आपके सामने एक न्यूक्लियोटाइड बनाने लगा हूँ। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, मैं उसका रफ स्केच ड्रा करूंगा क्योंकि मैं ऊपर हर चीज एक्सप्लेन करके आ चुका हूँ। ये क्या है बच्चों, दिस इज अ पेंटोज शुगर। आपको ये भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कब क्या होगा और कब क्या होगा। यहाँ पर क्या आएगा, कार्बन नंबर 1 है ये, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, बिल्कुल सही, नाइट्रोजनस बेस। और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर पहले तो एक कार्बन आएगा, कार्बन नंबर 5। ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद है, उसके आगे हमने बॉन्ड लगा के यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दिया। ठीक है, अगर तो हम बात कर रहे हैं ना इस पूरे की, तो ये एक स्ट्रक्चर है बेसिकली किसका, न्यूक्लियोटाइड का। अगर सिर्फ नाइट्रोजन इतने पोर्शन की बात करें तो ये बनता है न्यूक्लियोसाइड, नॉट टाइड, व्हाट, न्यूक्लियोसाइड। और अगर हम इसको इंक्लूड करके बात करें, यानी ये दोनों प्लस डाल के अगर हम इस कलेक्टिवली दोनों की न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो क्या बनता है आपके पास, न्यूक्लियोटाइड। और ये है मोनोमर, किसका मोनोमर, इट इज द मोनोमर ऑफ, ये है मोनोमर किसका, DNA का, DNA का मोनोमर। अच्छा, नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर हम आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट सब हेडिंग की बात करने जा रहे हैं, दैट इज NAD। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, कोएंजाइम। तो आपने इसमें याद ये रखना है कि कोएंजाइम के स्पेलिंग गलत है, एंजाइम M आएगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या है बच्चों, आप बताएं, निकोटिनामाइड, क्या कर रहा हूं मैं, माइड, एडीनीन, डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये, तो ये वर्ड बता रहा है ये क्या है। ऊपर मैं आपको न्यूक्लियोटाइड का बता के आया हूं, जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाए तो क्या बनता है, डाई न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं बच्चों, 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कितने, 2 न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस कौन सी है, निकोटिनामाइड। हमने ये तो नहीं पढ़ी, ना ही हमने पढ़नी है। ठीक है, निकोटिनामाइड जो है ना, ये एक जो है न्यूक्लियोटाइड उसमें बेस है, और दूसरी में क्या है, एडिनिन। इससे ज्यादा वो आपसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये ना, ये हमारे कोएंजाइम किस जगह पर हमारा काम करता है, कोएंजाइम के तौर पर। तो याद रखिएगा, बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस आपने पढ़ा होगा। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको कंबाइन करके हम क्या पढ़ते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। RX का मतलब रिएक्शन होता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम आगे मूव करते हैं।
ठीक है, आगे आपके पास आ जाती है सम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं डीएनए की। तो डीएनए आपने ना कुछ याद रखना है, इसके बाद मैं कुछ लॉज आपको पढ़ाता हूँ, रूल्स पढ़ाता हूँ, लॉज। तो बायोलॉजी का ससुराल बहुत छोटा है, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि बायोलॉजी में रूल्स जो बहुत थोड़े हैं ना। अब मैं इस कलर से बोर हो गया, लेट्स चेंज द कलर। आपके पास सबसे पहली चीज जो है ना, डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। व्हाट इज हेरिडिटरी मटेरियल बच्चों? जेनेटिक्स में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको इतना बता दूं, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स जो चीज इंफॉर्मेशन लेकर जाती है वो होती है डीएनए। इसको हम कहते हैं इनहेरिट करना। क्या करना? इनहेरिट करना, ठीक है। और करता किसके थ्रू है? डीएनए के। डीएनए को हम दूसरा नाम दे देते हैं क्या? हेरिडिटरी मटेरियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये काम क्या करता है। ये बेसिकली इसके फंक्शंस में अगर मैं बात करूं ना, इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करूं डीएनए की, तो ये हेरिडिटरी मटेरियल तो है ही है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, वो ये है कि प्रॉपर्टी ऑफ सेल को बनाता है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ सेल को डिटरमिन करता है। अब प्रॉपर्टी ऑफ सेल से क्या मुराद है? सेल आरबीसी होगा। आपको पता है कि आपका जब एम्ब्रियो बनता है, पहले आपका बनता है, ये आपके पास आया एक जाइगोट। क्या है ये? जाइगोट। उसमें हुई क्लीवेज। अब ये जैसे मर्जी आप कर दें, ठीक है, वो क्लीवेज होती है, ठीक है। आगे आपके पास ये बनते हैं, सेल्स बनते हैं, ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं, ब्लास्टूला बनता है, ये पहले एम्ब्रियो है, फिर उसके बाद ये आगे 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 जब डिवीजन होगी फिर एम्ब्रियो बनेगा, ब्लास्टोमेयर्स होंगे, ब्लास्टोसील, ब्लास्टूला, गैस्ट्रोलेशन, गैस्ट्रूला बनेगा, गैस्ट्रूला से नोटोकॉड एंड देन पूरा इंडिविजुअल बनेगा। तो ये आपके पास जब एम्ब्रियो फॉर्म में है, अभी ये जो सेल है ये इसका फेट डिटरमिन नहीं होता इंसानों में, इसीलिए तो हम इनको क्या पढ़ते हैं इंसानों को? ड्यूटरोस्टॉम्स, ठीक है। ये आपको चैप्टर नंबर 10 पे करवाएंगे। इनका फेट डिटरमिन नहीं होता, ठीक है बच्चों, इनका फेट डिटरमिन नहीं होता। डिटरमिन, फेट इज नॉट डिटरमिन्ड, प्री डिटरमिन्ड, सॉरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये सेल किसी भी आगे सेल में जा सकता है, इसीलिए तो हम क्या कहते हैं कि हमारे सेल्स क्या हैं? टोटीपोटेंट। क्या है? टोटीपोटेंट। इस वर्ड से आई थिंक सो आप पहली दफा आपका वास्ता पढ़ा है। टोटीपोटेंट का मतलब क्या है कि इंसान के 16 सेल, वैसे तो हम ओवरऑल सारे इंसान की भी बात कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली 16 सेल स्टेज तक, 16 सेल स्टेज, यहां तक आप कोई भी एक सेल लेकर पूरा 1 सेल से पूरा इंडिविजुअल बना सकते हैं, कंप्लीट इंडिविजुअल। इस एबिलिटी को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी, और सेल को कहते हैं टोटीपोटेंट सेल। अब ये सारी चीजें हैं, तो इनको उसको डिटरमिन कौन करवाता है कि तुमने आरबीसी बनना है, तुमने डब्ल्यूबीसी बनना है, तुमने मसल सेल बनना है, तुमने न्यूरॉन सेल बनना है? ये कौन डिटरमिन करता है? ठीक है, तुमने न्यूरॉन बनना है, ये डिटरमिन करवाता है आपका डीएनए। तो डीएनए को अगर कहा जाए कि ये एक ब्लूप्रिंट है। अब आपको मजे की एक एनालॉजी बताता हूँ, ये जरूर याद कीजिएगा। बिल्डिंग्स का आपने ब्लूप्रिंट देखा होगा, उसको वो सारा एक्सप्लेन कर रहा होता है कि बिल्डिंग कैसी बनी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर सारा हर नक्शा वगैरह बना होता है, आपको पता है। अब डीएनए को अगर बॉडी का या सेल का ब्लूप्रिंट कहा जाए तो बजा गलत ना होगा, सॉरी मैं कहने लगा था बजा होगा, तो इसको हम, सॉरी फिंगर क्यों लिख दिया मैंने, इसको हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट ऑफ सेल। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने कभी एमडी कैट में नहीं देखा, लेकिन एक टेस्ट था तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन देखा था, और गालिबन ये हमारी किसी बुक में भी लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा हुआ है। आगे चले तो आपके पास टोटल टाइप्स कौन कौन सी होती हैं डीएनए की? टाइप्स ऑफ डीएनए, तो आपके पास होता है डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी गवानोसिन मोनोफॉस्फेट। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग
लिख लें, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी गवानोसिन मोनोफॉस्फेट, डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, एंड डी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये हमारी बुक पे लिखा हुआ है, इसको आप वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। मैं टाइम वेस्ट और नहीं करूँगा, पहले ही लेक्चर लेंथी हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये इसकी 4 टाइप्स हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर थायामीन आता है, थायामीन डीएनए में आता है, और अगर यूरासिल आ जाए, क्या आ जाए, यूरासिल आ जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आरएनए। बच्चों क्या बनेगा, ये आरएनए, सॉरी, ठीक है। आगे एक चीज़ हम ऊपर छोड़ आए थे, मेरा अभी सॉरी बच्चों वो स्किप हो गई, ठीक है। वो थी हमारे पास क्लासिफिकेशन नाइट्रोजनस बेस में। वो क्या थी, प्यूरीन्स एंड पायरिमिडीन्स। क्या, पायरिमिडीन्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर जो हमने एक मैंने आपको असल में ये सारा जो करवाया है, निमोनिक लिखवाना है। पहला निमोनिक आप लिखें प्योर एज सिल्वर, एजी होता है सिल्वर, आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। PUR से आपके पास आता है प्यूरीन, AG से आपके पास आएगा एडिनिन और गवानीन, क्या आएंगे ये दोनों। तो ये निमोनिक अगर आपको याद रहेगा तो कभी नहीं भूलेगा प्यूरीन कौन सा है, पायरिमिडीन कौन सा है। और इसका मैं याद रखता होता हूँ कि कट द पायरामिड, कट द पायरामिड, ठीक है। पायर से याद रहता है कि ये क्या है, पायरिमिडीन, और CUT कट है, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल, आप पूरा लिख लीजिएगा, T फॉर थायमीन। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें कुछ और भी बेसिक्स होते हैं, लाइक इसमें डिफरेंसेस अगर आपने लिखने हैं तो वो वैसे इधर तो जरूरत नहीं है, लेकिन चलें आप लिख लें। जो प्यूरीन है ये लार्ज होती हैं, इनके अंदर 2 रिंग्स होते हैं, इनमें 4 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं। ये बच्चे कम करते हैं, ये वाला बच्चे अक्सर स्किप कर जाते हैं कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है। 4 नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल होते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये स्मॉल होता है, ठीक है। इसमें एक रिंग होता है, इसमें 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने, 2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। अच्छा बच्चों, अब ना मैं आपके सामने एक एनालॉजी लिखने लगा हूँ, आपने याद कर लेनी है, रट लेनी है, जो करना है कर लो बच्चों, उसके चाहे जो मर्जी कर लो, इसको आपने याद रख लेना है। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, अभी याद कर लें, इसकी एक्सप्लेनेशन बाद में देता हूँ। लार्ज ब्रिक, क्या, लार्ज ब्रिक, और ये क्या है, स्मॉल ब्रिक। याद रखें, ब्रिक हमारे काम आती है घरों की, घर बनाने में। तो ये असल में ईंटें हैं, कहाँ पर यूज होंगी ये मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। नेक्स्ट इज चारगाफ रूल। क्या है ये, चारगाफ रूल। इसमें आप लोगों को 2-3 चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो कि इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। पहली बात तो ये कि वो कहता क्या है, हम पढ़ते हैं कि उसने डाटा रिकलेक्ट किया और उसने बताया कि भाई साहब एडिनिन किसके बराबर है, थायामीन के, ठीक है, साइटोसिन किसके बराबर है, गवारीन के। मैं कहता हूँ ये आपके एफएससी का पॉइंट है। आपसे वो इधर क्या पूछ सकता है, इधर वो आपसे पूछ सकता है क्या प्यूरीन्स पायरामिडीन के इक्वल हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हैं नहीं है। तो बिल्कुल बच्चों इक्वल है। कैसे, एडिनिन और साइटोसिन दोनों की दोनों क्या हैं, पायरामिडीन, और जो है आपके पास थायामीन और गवानीन क्या है, प्यूरीन। तो प्यूरीन असल में बराबर होती हैं पायरामिडीन के। अब मैं यहाँ पर आपको एक बड़े मज़े की बात बताने लगा हूँ जो आपने पहले शायद नहीं सुनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, हमने पढ़ा हुआ है कि डीएनए कैसा है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। कैसा है बच्चों, डबल स्ट्रैंडेड, हेलिकल शेप है उसकी। अब फॉर एग्जांपल हम एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं। देखें, एक स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है।
अब आपको क्या पता है, आपको पता है मैंने आपको बताया था, अब वो ब्रिक वाला कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, आपको पता है कि गवारीन क्या है और साइटोसिन क्या है, लार्ज ब्रिक, तो हमने बनाई एक लार्ज ब्रिक। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि वो दूसरी जो है थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल क्या है, स्मॉल ब्रिक, हमने बनाई एक स्मॉल ब्रिक। फिर हमने एक और बनाई लार्ज ब्रिक। ठीक है, फिर हमने बनाई एक स्मॉल ब्रिक, फिर हमने बनाई एक लार्ज ब्रिक। ठीक है, और फिर हमने एक और बना दी स्मॉल ब्रिक, फिर हमने लगाई एक लार्ज ब्रिक, फिर हमने लगाई एक स्मॉल ब्रिक। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम ब्रिक्स लगा रहे हैं ओवरऑल डायामीटर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है। जो दोनों स्ट्रैंड के दरमियान में डायामीटर है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट। क्या रह रहा है, डायामीटर कांस्टेंट। अच्छा, यहां पर जो बात गौरतलब है कि अगर हम ये देखो, ये जो है ये प्यूरीन है, ये क्या है, प्यूरीन है, और ये क्या है, ये पायरिमिडीन है। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल कंसीडर करें ये लार्ज ब्रिक है, इसके आगे एक और लार्ज ब्रिक लगा देते हैं, क्या डायमीटर कांस्टेंट रहता, आंसर इज नो। अगर हम लगा देते एक स्मॉल ब्रिक, उसके सामने फिर एक और, यानी कि पायरिमिडीन के आगे पायरिमिडीन लगा देते, क्या डायमीटर कांस्टेंट रहता, नो। अगर हम इन दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन लगाएं डायमीटर कांस्टेंट रहेगा नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बड़ी ब्रिक, एक, ये कुदरत ने किया, हमने नहीं किया, कुदरत इतना अच्छा निज़ाम बना सकती है, हमसे तो एक मुल्क नहीं चल रहा। एक बड़ी ब्रिक, एक छोटी ब्रिक, एक बड़ी ब्रिक, एक छोटी ब्रिक, ताकि डायमीटर कांस्टेंट रहे। ये है एक्चुअली में चारगांव रूल, जो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, पता नहीं क्या है ये। ठीक है, अच्छा, इससे जो अगला हमारे पास टॉपिक आता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एक मिस थी हमारे पास जिनका नाम था रोजालिंड फ्रैंकलिन। मैं इनको हमेशा याद रखता हूँ डार्क वुमन के नाम से, रोजालिंड फ्रैंकलिन। इनके बारे में सिर्फ एक दो बातें याद रखने वाली हैं, वो ये है कि इन्होंने एक्स-रे डायफ्रैक्शन एनालिसिस किया था। एक्स-रे डायफ्रैक्शन एनालिसिस। इनके साथ एक और साहब भी थे जिनका नाम था मॉरिस विल्कन, वो भी लिख लीजिएगा साथ। एक्चुअली में मैं कहता हूँ जो डीएनए का स्ट्रक्चर था वो डिस्कवर करने वाली ये खातून थी। जेम्स क्रिक जो था और वाटसन जो थे ना, जेम्स वाटसन एंड क्रिक जो थे, ये दोनों, फ्रांसिस क्रिक, ये दोनों बंदे इसकी यूनिवर्सिटी में थे, ये वहाँ टीचर थी, ये दोनों वहाँ मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे। इनका काम एनालिटिक्स के साथ था। तो एनालिटिक्स वाला बंदा बायोलॉजी में क्या करेगा, खुद सोचने वाली बात है। तो बेसिकली वो इसका काम था जिसको कॉपी किया गया कह सकते हैं आप, और आज वो दुनिया पे राज कर रहे हैं इस बात पे कि हमने डिस्कवर किया था। बट स्टिल शी इज़ लिटरली द हार्ड वर्किंग वन। इसी ने बताया था हमें कि डीएनए कैसा है बच्चों, 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया था, रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। अच्छा, उसके बाद हम वाटसन और क्रिक की बात करेंगे। अच्छा, तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं उस मॉडल के बारे में जो किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि हम कैसे लिखें, मुझे पता है ये प्रॉब्लम आएगा बच्चों के साथ। तो आप एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें पेज का, ठीक है, इस पेज का आप ले लें स्क्रीनशॉट, और बाकी तो आपको ये चीज़ें मैंने आगे दोबारा बना के देनी है। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखें, ये क्या है, सी का मतलब है साइटोसिन, जी का मतलब है गवानीन। इनके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 3 है। तो सी जी के साथ जुड़ा है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, 3 से। ये देखिए, ये क्या है, थायमीन, ये क्या है, एडिनिन। इनके दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, ए टी के साथ जुड़ा हुआ है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, 2 से। इनकी बॉन्डिंग के लिए मैं एक निमोनिक बताता हूँ, रुकें, वो भी आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। वही स्ट्रिप वाला जो मैंने आपको बताया था ऊपर, ब्रिक वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप इसको वही कह सकते हैं, उन्होंने साइज नहीं अलग अलग किया, लेकिन बात वही है। ये देखें, जी के सामने सी है, ए के सामने टी है, ए के सामने टी है, जी के सामने सी है, ए के सामने टी है। बस अगर आरएनए आ जाए तो यहाँ पर यू होगा, टी के सामने यू होता जाएगा, बस वो आरएनए हो जाएगा, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, तो अभी जो बच्चों बात करते हैं ना, हम यहाँ पर एक और चीज़ आप लिख लेंगे, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के क्या होते हैं एक दूसरे के, वो होते हैं एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। ऐसा हम क्यों कहते हैं वो भी बताता हूँ।
ये क्या है, ये 5 प्राइम एंड है। 5 प्राइम एंड मैंने आपको ऊपर बताया जब मैंने शुगर बनाई थी, तो ये देखें जब मैंने आपको शुगर बना के बताया था ना, तो उसमें 5 प्राइम एंड मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर ऑक्सीजन था, ये 1 एंड था, 1 प्राइम एंड, और ये है 5 प्राइम एंड यहाँ पर जो कार्बन था। तो इसकी बात कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी 5 प्राइम एंड शो हो रहा है। तो यहाँ पर 5 प्राइम एंड खाली होता है, यहाँ पर 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड कौन सा था, ये वाला बच्चों, ये वाला, ठीक है। 2 प्राइम एंड वो होता है जो डिटरमिन करता है कि आरएनए है या डीएनए है, और 3 प्राइम वो होता है जो डिटरमिन क्या करता है, कुछ नहीं डिटरमिन करता, वो फ्री होता है। तो अगर वो फ्री हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ये 5 to 3 जा रहा है। और ये स्ट्रैंड कैसे होगा, ये यहाँ से नजर नहीं आएगा, रुकिए मैं इसको रिमूव कर दूं। ये स्ट्रैंड कैसे जा रहा है, ये जा रहा है 5 to 3 ही जा रहा है, लेकिन देखिए इसका जहाँ 5 है वहाँ इसका 3 है, और इसका जहाँ 5 है वहाँ इसका 3 है। तो है तो पैरेलल, चल पैरेलल ही रहे हैं, पैरेलल हम बोलते हैं साथ साथ, चल पैरेलल ही रहे हैं, लेकिन है एक दूसरे से ऑपोजिट। अगर मैं इसका एंगल पूछूं इसकी निस्बत, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, तो कितना होगा 180। और आपको पता है जब 180 डिग्री का एंगल आ जाए तो हम उसको क्या कह देते हैं, एंटी पैरेलल है, एक चीज। अच्छा, अब वापस हम आ जाते हैं डीएनए के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ आते हैं जो डिटेल्स नोटिस करनी है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एंटी पैरेलल क्या होता है, वो सब कुछ। ये जो ग्रूव होता है इसको हम पढ़ते हैं माइनर, ये है माइनर ग्रूव। ग्रूव हम कहते होते हैं बेसिकली घड़े को, और ये है मेजर ग्रूव। आप देख रहे हैं ऊपर वाला छोटा है तो उसको माइनर, नीचे वाला बड़ा है तो उसको मेजर। यहाँ पर जो चीज़ें देखने वाली हैं, यहाँ से यहाँ तक एक टर्न बनती है, कितनी, एक टर्न। ये आपको उसने डॉटेड लाइन से बताया भी हुआ है। तो एक टर्न के अंदर ये आपको उसने उसका साइज बताया 34 नैनोमीटर होता है, 3.4 नैनोमीटर और 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और बिल्कुल जो 2 अमीनो एसिड्स। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ये जो एक टर्न है इसके अंदर कितने हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पेयर्स, बेस पेयर्स कितने हैं, वो 10 पेयर्स हैं। याद रखिएगा 10 क्या है, पेयर्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, तो 20 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। कितने, 20 न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, एक और बात, ये जो जारी बात है, अगर 10 है, टोटल 34 है, 34 एंगस्ट्रॉम को 10 पे डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर तक का डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर। मैंने आपको पीछे एक बात बताई कि जो वॉटसन था और क्रिक थे, ये दोनों एनालिटिक्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने एनालिटिक डाटा, हमें बायो में और कोई भी चीज़ इतनी प्रिसाइज नहीं मिलती डाटा के मामले में, हम देखते रह जाते हैं, अच्छा यार शायद इसका इतना हो, कोई भी इतना प्रिसाइजली नहीं हमें पता होता कि इसका कितना है, साइज वगैरह, लेंथ वगैरह। लेकिन ये एक वाहिद टॉपिक है जिसमें इतनी डिटेल में लेंथ पता है उसकी वजह क्या है, जो मैंने पहले बताई थी। दूसरी बात, ये आप इसका डायमीटर देखें कितना है, 2 नैनोमीटर, या अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम में लिखें तो कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम। इधर जो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद रखें, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, कांस्टेंट क्यों है वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं ब्रिक वाले कॉन्सेप्ट में। वो कॉन्सेप्ट इतना, एनालॉजी वो अच्छी है, उसको आप रट लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी है बच्चों। अच्छा, एंटी पैरेलल आपको बता चुका, वॉटसन एंड क्रिक का कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन थी वो हम दे चुके हैं। इसमें कुछ चीजें मैं ऐड करूंगा, लेकिन वो अभी मैं करना नहीं चाह रहा, लेक्चर थोड़ा सा एक्सटेंड हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट डाउन करना है, मैं वेट करूंगा, देखते हैं कौन कौन सही कहता है। बैकबोन ऑफ डीएनए क्या है, बैकबोन ऑफ डीएनए कौन सा बॉन्ड है, विच बॉन्ड, उस बॉन्ड का नाम बताना है जो बैकबोन ऑफ डीएनए। अच्छा, हम ऑलमोस्ट हर चीज एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताना मुझे याद आ गया, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसकी थिकनेस को डिक्रीज कर लूँ ताकि लिखना आसान हो जाए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आ जाए, आगे हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो बल्कि हम पेज ही नया स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपके लिए न्यू भी है, ये ज़्यादातर करवाया भी नहीं जाता,
तो आपने इसको कर लेना है, लाज़िम व मलजूम है, इसको लिख लीजिएगा, इसको बचा खुदारा लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि जब हम गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में बॉन्डिंग करते हैं तो वहाँ 3 हाइड्रोजन होते हैं बॉन्ड्स, लेकिन जब हम यहाँ पर करते हैं तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर बनेगा, जहाँ पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, ठीक है। मैं प्रोटॉन लिख देता हूँ या हाइड्रोजन H समझ जाइएगा। उसके अलावा एक होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये 2 चीजें शर्त हैं। क्या हैं ये दोनों क्या हैं बच्चों? ये हैं शर्त, लाजिम व मलजूम है। इनके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है मेरे बच्चों। आगे की हम बात करते हैं। यहां तक आपको बात समझ आ गई। अब एक और बात लिख लें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने याद करनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5। नाइट्रोजन की कितनी होती है? ये भी आपने याद करनी है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गालिबन 3 होती है। ये आप एक दफा वेरीफाई कर लीजिएगा। आई थिंक सो मैं थोड़ी कंफ्यूज कर रहा हूं। लेट मी चेक। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने एक्चुअल कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है, कि गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों हैं और एडेनिन और थायमिन के दरमियान में 2 क्यों हैं। क्यों का जवाब अब हम देंगे आपको, ठीक है बच्चों। अब आपने करना यह है कि स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है जो कि मैंने आपको ऊपर करवाए थे। अच्छा, सबसे पहले हम बनाते हैं आपके लिए साइटोसिन, ठीक है बच्चों। अब साइटोसिन को ड्रॉ करूंगा तो मैं थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर में रद्दोबदल करूंगा, सॉरी, ठीक है, रद्दोबदल नहीं, मतलब उसको जो हमने जैसे पहले यूजुअली ड्रॉ करते हैं वैसे नहीं करूंगा मैं। आप ध्यान से देखिएगा मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूं, आपने वैसे ही याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आपने इसको इग्नोर करना है नहीं बच्चों, ठीक है। ये बेसिकली मैं हर चीज को अलग करके लिख रहा हूं, ठीक है। आगे हम बनाएंगे गवानीन, क्योंकि सी का किसके साथ है? जी के साथ। तो आगे हम बनाएंगे क्या? गवानीन। अब गवानीन बनाना है, ठीक है। अब गवानीन के लिए मैं कलर चेंज करता हूँ, रुकें, कलर चेंज, शार्पनेस डिग्री इंक्रीज्ड, CNC, ठीक है बच्चों, NCCNCN, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। मैं ये जो ऑक्सीजन होता है इसके सर पे मैं इसको क्राउन पढ़ता होता हूँ, तो ये एक क्राउन हो गया, ठीक है। उसके अलावा हम और क्या बना सकते हैं? इसमें होता है यहाँ पर NH2, क्या होता है बच्चों? NH2। उसके अलावा ये वाला इंपॉर्टेंट वाला नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, ठीक है, कि ये मतलब इधर क्यों 3 बन रहे हैं? देखें ये क्या है, हमने शर्त आपको बताई थी, एक एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी मौजूद है। दोनों के दरमियान में क्या बन गई? H बॉन्डिंग, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगेन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो गई। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जरूरी नहीं है सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक साइड पे और सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एक साइड पे, ये भी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने बच्चों? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने। कितने?
तीन हाइड्रोजन बॉन्ड। उसकी वजह क्या है एक्चुअली? उसकी वजह यह है कि इसके पास तीन हाईली, दोनों के पास, यानी साइटोसिन के पास दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन होते तो उसके पास बेसिकली तीन है, आई थिंक सो चार है। चार में से एक पहले यूटिलाइज हो जाता है। मैंने साइटोसिन सारा नहीं बनाया, ठीक है, साइटोसिन इनकम्प्लीट है हमारा थोड़ा सा, तो वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये साइटोसिन है और ये क्या है, गवानीन। मैं पूरा ही नाम लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने कंप्लीट इसलिए नहीं किया कि जो इंपॉर्टेंट था मैंने वही साइड बनाई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली इनकम्प्लीट है। तो जो आमने सामने आते हैं वो बेसिकली तीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव आते हैं, और आपके साथ में आते हैं क्या, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है और एक और ऑक्सीजन आता है। इसलिए यहाँ पर कितने जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तीन बनते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास बनता है ना वो है एडेनिन का और थायमीन का, ऐड जिसे हम पढ़ते होते हैं, ऐड, ठीक है। अब यहाँ पर दो क्यों बनते हैं, दो बॉन्ड्स क्यों बनते हैं हाइड्रोजन की? यहाँ पर भी तीन बन जाए, क्यों बनते हैं? हालांकि यहाँ पर भी एक वही स्ट्रक्चर तो वही है कि एक एडेनिन, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है उसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। CNC, ठीक है, वन। अच्छा एक और बात मुझे थोड़ी याद भूल गई थी, सॉरी बच्चों। जो नंबरिंग है ना, यहाँ पर नंबरिंग आपने वो याद रखनी है कि 2, 3 and 4, और यहाँ पर नंबरिंग होती है 1, 2, 6, ठीक है। तो एक्चुअली में जो इधर से होता है ना हमारे पास एलिमेंट नंबर 4, साइटोसिन का एलिमेंट नंबर 4 किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये आपसे पूछा जा सकता है, 6 के साथ, ठीक है। 3 किसके साथ बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 के साथ, और 2 किसके साथ बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 के साथ। ये आपने ज़रूर याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर है थायमीन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्राउन होता है ऑक्सीजन का, क्राउन हम कहते हैं ताज को बच्चों। तो ये चूंकि ताज की तरह दिखता है तो मैं इसको हमेशा क्राउन कहता होता हूँ, ठीक है। मुझे मज़े का लगता है ये वर्ड। यहाँ पर होता है CH3, ये मैंने पूरा इसलिए बनाया क्योंकि यूरासिल में और साइटोसिन में, थायमीन में, सॉरी बच्चों, कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ये इंपॉर्टेंट वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन। अब नंबरिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, it's 6. Next is your adenine. What is this? Adenine. अभी बच्चों मेरा बोल बोल के इस टाइम पे गला दर्द कर रहा है बकायदा, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर सही तरीके से नोट ना किया तो मुझसे बुरा लिटरली कोई नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपको लाइक करना है करो, नहीं करना ना करो, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना ना करो, आई डोंट केयर। सो मुझे आपके लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं चाहिए, मुझे आपके नंबर चाहिए जो कि मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग चाहे मुझे सारी सब्सक्राइब करके चले जाओ, मुझे उससे मसला है ही नहीं है। मुझे जिस चीज़ से मसला है ना बच्चों वो ये है कि आप लोगों के नंबर नहीं कटने चाहिए। मैंने जान निकाल लेनी नंबर कटे तो। ध्यान से पढ़ा करें सारे। इससे ज़्यादा डाटा आपको ना रिक्वायर्ड है DNA को लेकर, और ना ही आपकी ना तो रिक्वायरमेंट है बच्चों और ना आपको ज़रूरत है, ठीक है। इसमें मैंने तकरीबन हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी। कुछ एक पॉइंट्स मैंने खुद छोड़े हैं, जो मैंने छोड़े हैं आप बच्चे अब सोच रहे होंगे सर ऐਵੇਂ कही जा रहे हैं, सारे एक्सप्लेन कर दिए, कुछ छोड़े भी हैं सर ने। तो वो जो छोड़े हैं ना वो मैंने खुद छोड़े हैं। अच्छा यहाँ पर देखें आप कि नंबरिंग मैंने कर दी, इसकी यूजुअल नंबर है, इसके थोड़ी सी हमने चेंज की है। अच्छा जो होता है ना आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ वाला हाइड्रोजन, ये इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन होता है ना ये वाला ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। अच्छा अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि ये वाला ऑक्सीजन ये वाले हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं कर पाता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बना पा रहा, जबकि ऊपर तो बना पा रहा था। यहाँ पर क्या ऐसा हो जाता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पा रहा? यहाँ पर केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। अब मैं वेट करूँगा जो बच्चा
इस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन देगा ही और शी विल विन अ प्राइज, क्योंकि वो डिजर्व करता है। ठीक है बच्चों, क्या करता है वो क्या करता है, डिजर्व करता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं, लाइक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं मैंने आपको बताया, एक्सपेरिमेंट्स निपटाए, ठीक है, और कई चीज़ें मैंने बीच में, जीन का कॉन्सेप्ट है उसको मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेकर गया। इस तरह के जो पॉइंट्स छोड़े हैं, मैं अभी टोटली इस पे बात करना चाह रहा था डीएनए के ऊपर। ठीक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और जो फॉस्फोडाइएस्टर वाला बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो चूँकि इधर आ सकता था, लेकिन वो मैं आपको एस्टर बॉन्ड में पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ पर मैं इसको एक अच्छे वे में आपको प्रेजेंट कर सकूँगा, आपको समझ आएगी कि एस्टर बॉन्ड क्या होता है और उसके बाद फिर इसको डाई एस्टर क्यों कहा जाता है, और इसमें पूरे डीएनए मॉलिक्यूल में कितने एस्टर बॉन्ड्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सोच रहे होंगे कुछ बच्चे के सर ने डीएनए के कुछ पॉइंट्स छोड़े भी हैं, मैंने वो खुद छोड़े हैं। ठीक है बच्चों, उनको मैं कवर करूंगा इन नेक्स्ट टॉपिक। एंड अगेन अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू किया था, उसी नाम से ख़त्म करते हैं। याद रखो मेरे बच्चों, आप लोग आगे जब डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे तो आप लोगों को जो भी मतलब आपके गोल्स हैं अल्लाह ताला पूरे करें। तो आप लोगों को जब सीट मिलेगी ना तो कभी रिश्वत ना लेना, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं अर्रौशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, ठीक है। अर्रौशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बुराई से बचाएं, आपको नेक काम करने की तौफीक अता करें, आपको कामयाब करें। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मेहनत करते रहें और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।